Dear student, myself Meenakshi Mrinal Kumar, subject Political Science, Intermediate Boys Section, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज आप लोगों को हम पिछले क्लास में जो पढ़ा रहे थे सेकंड चैप्टर का, उसके संबंध में आज हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व के दौर के समय किस तरह से विपक्षी पार्टी उभर कर सामने आई थी। हालांकि उस वक्त कांग्रेस का पूरा बोलबाला था और विपक्षी पार्टी जो थी उसका वर्चस्व बिल्कुल नहीं के बराबर था उसके सामने। फिर भी विपक्षी पार्टी जो थी वो उसके कुछ राजनीतिक दल भी थे। तो इस राजनीतिक दल के आलोक में हम लोगों ने देखा था कि सोशलिस्ट पार्टी किस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाई थी। और आज हम लोग देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में। ये भी उस समय विपक्ष पार्टी के रूप में सामने थी और इसने अपना कांग्रेस के समक्ष अपना विपक्ष और मजबूत राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आई थी। हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि भारतीय साम्यवादी पार्टी जो थी, भारत में साम्यवादी पार्टी की विचारधारा कहाँ से आई थी। 1917 में साम्यवादी क्रांति के प्रोत्साहन से इस पार्टी, साम्यवादी विचारधारा वाली पार्टी जो थी, इसका उदय हुआ था। पहली बार मानवेंद्र नाथ राय जो थे, ये मॉस्को में भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन ये बहुत आगे तक नहीं चल सकी थी और 1950 में फिर कानपुर में भारतीय साम्यवादी की पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के समय से 1941 तक साम्यवादियों ने कांग्रेस की व्यापक रणनीति के अंतर्गत ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। क्योंकि हम ये भी देखे हैं कि जितनी भी पार्टियां थी, सभी या जितने भी पार्टी के लोग थे वो सभी कांग्रेस के ही सदस्य थे पहले, लेकिन उनके अंदर ही इन पार्टियों का प्रादुर्भाव हो रहा था। बहुत सारी पार्टियों का उदय जो था वो कांग्रेस की रणनीति के कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हुआ था। तो इस तरह से ये भारतीय साम्यवादी पार्टी जो थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, ये इसका भी उदय उसी काल में, उसी समय हुआ था। उसी काल में नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बहुत दिनों के बाद जब साम्यवादी पार्टी का निर्माण हुआ तो उसमें इसकी अपनी विचारधाराएं जो थी वो कांग्रेस की विचारधारा को बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत वो आत्मसात नहीं कर सकी। इसलिए साम्यवादी पार्टी का उदय हो पाया था। इसमें साम्यवादियों में बहुत सारे मतभेद भी थे, कांग्रेस और साम्यवादियों में। तो जब रूस के प्रभाव में आकर भारत के साम्यवादियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन देने की घोषणा की थी, तो इस मामले में कांग्रेस का जो रुख था वो बिल्कुल तटस्थ था, उसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ पाया था। तो 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इस साम्यवादी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। फिर हम देखते हैं कि आज़ादी के पूर्व साम्यवादी संगठन का विस्तार हो चुका था। पूरे देश में साम्यवादी पार्टी जो थी वो प्रतिबद्ध कार्यरत कार्यकर्ता के रूप में विद्यमान थे। और हम ये भी देखते हैं यहाँ पर कि इनके कार्यकर्ता के रूप में जो थे वो एस डांगे 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत की थी और पहले, दूसरी तथा तीसरी लोकसभा
में भी भारतीय साम्यवादी पार्टी कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई थी, जिसमें श्रीपाद अमृत डांगे 3 बार लोकसभा में इस पार्टी के संसदीय दल के नेता भी रहे और 1964 में साम्यवादी पार्टी में फिर विभाजन हो गया। तो ये मूल पार्टी के रूप में भारतीय साम्यवादी पार्टी यानी सीपीआई जो थी, इसके महासचिव पद पर एस डांगे रहे थे। कांग्रेस के साथ सकारात्मक सहयोग की नीति के समर्थक थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1978 में साम्यवादी पार्टी के विरोध के कारण वो महासचिव पद से हट गए। कांग्रेस के समर्थक नीति के कारण उन्हें 1981 में साम्यवादी पार्टी से हटना पड़ा और उसके बाद ये भी देखा जाता है कि उन्होंने एक छोटी साम्यवादी दल ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, लेकिन वे साम्यवादी पार्टी तथा भारतीय राजनीति में अलग थलग पड़ गए थे। तो इसलिए 1949 से लेकर 1960 में उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के लिए आंदोलन चलाया। भारत में प्रथम साप्ताहिक मार्क्सवादी जो पत्रिका है, इसके अंतर्गत इन्होंने सोशलिस्ट के उत्पादन का श्रेय भी डांगे को ही जाता है। फिर हम ये भी यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने भारत में श्रमिक आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो वजूद था वे विपक्षी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आया था कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर पे ही। और यहाँ हम ये भी पाते हैं कि आज़ादी के समय साम्यवादी पार्टी मौलिक प्रश्न ये भी उठा रहा था कि भारतीय स्वतंत्रता का स्वरूप क्या है। तो साम्यवादी पार्टी के एक तबके का मानना ये था कि यह स्वतंत्रता वास्तविक नहीं है, क्योंकि इसमें पूंजीपति और जमींदारों के हितों की ही सिर्फ पूर्ति हो रही है। इसलिए उन्होंने जमींदारों के विरुद्ध भारत के विभिन्न हिस्से में, विशेष करके हम ये देखते हैं कि तेलंगाना में हिंसक साम्यवादी आंदोलन का समर्थन किया था। लेकिन फिर से हम यहाँ पर ये भी पाते हैं कि जब प्रथम लोकसभा के आम चुनाव के समय इनके सामने यह वैचारिक ऊहापोह भी उत्पन्न हो गई थी। फिर उन्होंने समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसात्मक क्रांति का सहारा लेना चाहिए या न लेना चाहिए, ये ऊहापोह थी। लेकिन फिर इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए चुनाव की प्रक्रिया में भाग भी लिया। इस तरह से 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांतिकारी का मार्ग छोड़ करके संसदीय लोकतंत्र का रास्ता अपनाया और चुनाव प्रक्रिया में भाग भी लिया। इसके पहले चुनाव में भारतीय साम्यवादी पार्टी को लोकसभा में 16 सीटें प्राप्त हुई थी। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रथम आम चुनाव जो हमारे देश के हुए थे उसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी और ये साम्यवादी पार्टी थी, इनको उसके मुकाबले में 16 सीटें मिली थी। लेकिन जो भी थी, एक विपक्ष पार्टी के रूप में उभरकर साम्यवादी पार्टी ही सामने आई थी और ये सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी भी। दूसरे और तीसरे चुनाव में भी उसकी स्थिति निरंतर बढ़ी। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देख पाते हैं कि भारत में साम्यवादी पार्टी का जनाधार जो था कुछ राज्यों में था, जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, बिहार राज्यों के में भी केंद्रित है। और इसके आरंभिक नेता A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूदिरी, P.C. जोशी, अजय घोष और P. संदराया आदि इस साम्यवादी पार्टी के नेता रहे। साम्यवादी पार्टी का कुछ दिनों के बाद ही साम्यवादी पार्टी
के भी कहिए इनमें भी विभाजन हुआ, क्योंकि साम्यवादी पार्टी जो थी एक तो सोवियत संघ के विचारधारा से प्रभावित थी और दूसरा था साम्यवादी पार्टी का दूसरे पार्टी का विभाजन था वो चाइना से प्रभावित था। तो यहाँ पर साम्यवादी पार्टी का विभाजन जो हुआ था सोवियत संघ तथा चीन की वैचारिक मतभेद होने का परिणाम स्वरूप था और 1964 में भारतीय साम्यवादी पार्टी जो थी ये दो पार्टियों में विभाजित हो गया और भारतीय साम्यवादी पार्टी सीपीआई तथा मार्क्सवादी पार्टी सीपीएम ये दो अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाली पार्टी थी। एक सोवियत संघ की साम्यवादी बातों को मान रहा था और दूसरा चाइना की साम्यवादी पार्टी से प्रभावित था। तो इसमें भारतीय साम्यवादी पार्टी सोवियत संघ विचारधारा के पक्षधर थी, जबकि मार्क्सवादी पार्टी जो थी वो चीन की विचारधारा से प्रेरित थी। आज भी हमारे देश में वैचारिक स्थिति यही है। फिर भी सीपीएम की तुलना में सीपीआई को अधिक उदार माना जाता है। वर्तमान भारतीय राजनीति में सीपीएम अधिक प्रभावशाली है। 1967 में एक बार फिर भारत में साम्यवादियों के अंतर्गत विभाजन हुआ तथा क्रांतिकारी नीतियों तथा हिंसक बदलाव के समर्थक लोगों ने अपना अलग अलग गुट बना लिया था, जिन्हें नक्सलवादियों के नाम से जाना जाता है। इन्हें नक्सलवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके आंदोलन की शुरुआत जो थी वो पश्चिम बंगाल के नक्सलबारी नामक स्थान से हुई थी, इसलिए इन्हें नक्सलवादी कहा जाता है। यद्यपि हम ये भी देखेंगे कि 1951 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, फिर भी ये दोनों पार्टियां जो है भारत में वर्तमान राजनीति में है। वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान युग के साथ साथ भारत की साम्यवादी पार्टी को भी वैचारिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये पार्टियां अपने मौलिक रूप से पूंजीवाद पर आधारित वैश्वीकरण का विरोधी है। इसलिए सरकार किसान तथा मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं। विदेश नीति में अमेरिका के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध का ये पक्षधर नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। तो ये चूँकि ये पूंजीपतियों का विरोध करती है, जमींदारों का विरोध करती है, तो इस आधार पर इसने अमेरिका को भी के भी संबंध जो हमारे भारत के साथ है इसकी पक्षधर ये नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में जब हमारे देश का एक दलीय प्रभुत्व का प्रथम आम चुनाव हुए थे और उसके पश्चात विपक्षी पार्टी के रूप में साम्यवादी पार्टी जो थी वो उभर कर आई थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर ये भी नेक्स्ट क्लास में कुछ और पॉलिटिकल पार्टियों को देख लेंगे, क्योंकि इन पार्टियों के बारे में अक्सर एक क्वेश्चन आप लोगों को रहता है। प्रायः अगर क्वेश्चन आता भी है अगर साम्यवादी पार्टी से, तो एक निबंध के रूप में इसे पूछी जाती है कि साम्यवादी पार्टी किस तरह से हमारे देश की एक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। तो इसमें इसकी पूरी एक टिप्पणी के रूप में आप लिखेंगे कि भारतीय साम्यवादी विचारधारा क्या थी, ये किस तरह से हमारे कांग्रेस से अलग हुआ, ये क्यों कांग्रेस की नीतियों को पसंद नहीं करने लगी। इन सभी बातों को देते हुए आप ये भी लिखेंगे कि ये किन दो विचारधाराओं को मानने वाली पार्टी थी और इस पार्टी के अंतर्गत एक थे हमारे भारत में साम्यवादी रूस की साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थी और दूसरी इसका जो विभाजन हुआ था वो चीन के वैचारिक बातों से सहमत थी। तो ये बताते हुए आप इसको लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स।